ज़्यादातर कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज ईवी पर फोकस कर रही हैं और इसीलिए उनके प्रॉपर ईवी लाइनअप आ रहे हैं। जैसे कि महिंद्रा है, उसका तो पूरा एक प्रॉपर ईवी लाइनअप है। ऐसे ही टाटा ने भी अपना ईवी लाइनअप स्ट्रॉन्ग कर लिया है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि मारुति जो कि इतना बड़ा प्लेयर है कार मैन्युफैक्चरिंग में, वो अभी तक ईवी कार्स क्यों नहीं लेके आ रहा है और उनका फोकस ईवी की तरफ क्यों नहीं है? क्यों मारुति सिर्फ एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और सिमिलरली ही टोयोटा भी इसी पर फोकस कर रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि क्यों मारुति की आने वाली जो गाड़ियां हैं वो आपको 35 से लेकर 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देने वाली हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर सेट कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं मार्केट ट्रेंड को। देखिए, मार्केट के अगर ट्रेंड की बात की जाए तो इंडिया के अंदर ईवी का सेक्टर लगातार ग्रो कर रहा है। हाँ, ये उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है, बट फिर भी सटल तरीके से ये अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, पर इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं। अब ये मार्केट इतनी धीमे धीमे क्यों ग्रो कर रहा है? तो उसका कारण है मार्केट में अवेलेबल इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, अगर एक ईवी गाड़ी को आप मार्केट में बेचते हैं तो उसके लिए उतनी ही पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर एक कार ओनर के पास दो तरीके की गाड़ियां हैं कि एक ईवी कार ले लें जो सिटी कम्यूट करे और एक लॉन्ग राइड के लिए वो पेट्रोल कार ले लें। ऐसा वो नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में उनको एक ही गाड़ी खरीदनी है और अगर वो ईवी गाड़ी खरीदते हैं तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इंडिया में अभी भी लैग करता है। आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी होंगी जहाँ पर लोग बाग जब ईवी गाड़ी को लेकर जाते हैं तो कई बार चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलता है, रेंज एंजाइटी बनी रहती है कि गाड़ी जहां पर वो लेकर जाना चाहते हैं वहां तक गाड़ी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर देते हैं और इसी वजह से मारुति और टोयोटा इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और साथ में चार्जिंग नीड्स को पूरा करना वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग है। और अगर मार्केट ट्रेंड की भी बात करें तो बाहर के देशों में, चाहे मैं यूएस वगैरह की बात करूं, तो वहाँ ईवी जो है वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। वहाँ यानी कि वहाँ के लोगों ने ईवी को उतना एक्सेप्ट नहीं किया जितना कि अभी भी इंडिया में एक्सेप्ट हो रही है। आने वाले टाइम पर क्या होगा वो नहीं कह सकते, पर उन्हीं ट्रेंड को फोकस करते हुए मारुति और टोयोटा जैसी कंपनियां ज़्यादा फोकस कर रही हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर और इसीलिए आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके की देखने को मिल रही है। आप मारुति की ज़्यादातर गाड़ियों में स्मार्ट हाइब्रिड या फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की। देखिए, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसमें इंजन होता है और साथ में बैटरी होती है, यानी कि दो फ्यूल सिस्टम को हम एक साथ यूटिलाइज करते हैं तो उसको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। चाहे आप सीएनजी विद पेट्रोल यूज़ कर लें तो भी वो एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हो गई और अगर आप पेट्रोल के साथ ईवी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हो गई। अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ईवी के साथ तीन तरीके से यूटिलाइज होती है। एक होता है पैरेलल हाइब्रिड। पैरेलल हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि उसमें एक इंजन और एक बैटरी लगी है, लेकिन यहाँ पर बैटरी पर ही पूरी तरीके से आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, वो सिर्फ एक आपको पुश दे सकती है, आपकी गाड़ी को पुश दे सकती है और इसीलिए इसको स्मार्ट हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। आपने मारुति की गाड़ियों में देखा होगा कि आपको वहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देती है जो कि काफ़ी अच्छी आपको रेंज भी निकाल कर देते हैं। लगभग 20 kmpl की माइलेज आपको ग्रैंड विटारा के साथ बड़े आसानी से मिल जाती है। अब इसका काम ये होता है कि जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे होते हैं या सिटी ट्रैफिक में चल रहे होते हैं तो उस टाइम पर पावर की नीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है, पर जब आप गाड़ी को उठाते हैं तो उस टाइम पर जो पावर लॉस होता है उसको कम करने के लिए ईवी वहाँ पर हेल्प कर देती है और इस वजह से इंजन पर उतना स्ट्रेन नहीं आता और माइलेज आपको अच्छी खासी मिल जाती है। दूसरी तरीके की टेक्नोलॉजी होती है सीरीज पैरेलल हाइब्रिड। अब इसमें क्या होता है कि इंजन भी लगा होता है और साथ में मोटर भी लगी होती है और दोनों इंडिपेंडेंटली गाड़ी को चला सकते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जो कि मारुति में आपको मिल रही है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में क्या होता है कि अगर आप चाहें तो गाड़ी को सिर्फ ईवी पर चला सकते हैं, चाहे तो सिर्फ आप पेट्रोल पर चला सकते हो, चाहे तो दोनों के कम्बिनेशन से चला सकते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के अपने ड्रॉबैक्स हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व है, बहुत सारे वेरिएशन इन्वॉल्व है। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत कम गाड़ियों में ही आपको देखने को मिलती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, और टोयोटा और मारुति ही सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ज़्यादातर गाड़ियां ऑफर कर रहे हैं। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि जब आप गाड़ी को 60-70 की स्पीड में भी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी की बैटरी अभी भी फुल है तो आप सिर्फ बैटरी पर ही चला करके अपने पेट्रोल को बचा सकते हैं। लेकिन वहीं पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव होती है। अब तीसरे तरीके की टेक्नोलॉजी और मार्केट में एग्जिस्ट करती है जिसको बोलते हैं सीरीज हाइब्रिड। सीरीज हाइब्रिड में इंजन भी लगा होता है और उसमें बैटरी भी लगी होती है, लेकिन ये एक इंजन के तरीके से काम नहीं करते, यानी कि ये पावर ट्रेन को पावर नहीं देता है, आपके टायर्स को पावर नहीं देता, गाड़ी को मूव नहीं करा सकता। इस इंजन का काम सिर्फ इतना होता है कि एक जनरेटर की तरीके से काम करता है और जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी वो स्टोर कर देता है आपके बैटरी में और बैटरी से ही पूरी गाड़ी चलती है। तो ये
3 तरीके की टेक्नोलॉजी होती है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो सीरीज़ टेक्नोलॉजी में ही मिलता है। और इसीलिए मारुति ने अभी जो मार्केट में जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे मैं डिज़ायर की बात कर लूँ या फिर मैं स्विफ्ट की बात कर लूँ, उसमें आपको जी सीरीज़ का इंजन मिल रहा है जो कि 1200 सीसी का इंजन है और प्रॉबली यही इंजन आगे चल के जनरेटर के तरीके से भी यूटिलाइज होगा और ये ज़्यादा पावर एफिशिएंट पोर्शन बना देगा। तो इस वजह से ये वाला मॉडल ज़्यादा बेटर होता है, सीरीज़ मॉडल ज़्यादा बेटर होती है। पर इस टेक्नोलॉजी की अपनी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि ये स्लो स्पीड के लिए अच्छी है। स्लो स्पीड का मतलब मेरा ये नहीं है कि गाड़ी 20-30 की स्पीड में चले, मतलब ये है कि सिटी कम्यूट के लिए काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर आप गाड़ी को 70-80 से ऊपर नहीं ले जाते, 70 मैक्सिमम जाता है और मेजॉरिटी टाइम पर गाड़ी 50 से 60 की स्पीड में चलती है, तो बैटरी पर उतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आता। इंजन भी एक कंसिस्टेंट स्पीड में चलता रहता है और वो लगातार जो पावर है वो जनरेट करता रहता है, जिसकी वजह से लगातार बैटरी चार्ज होती रहती है और लगातार पावर आपको आउटपुट मिलता रहता है और इसी वजह से आपको ये अच्छी खासी माइलेज 1 लीटर में ही निकाल देता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर आपकी जो कम्यूट है वो मेजॉरिटी टाइम पर सिटी में रहती है और आप हाईवे पर कभी कभार निकलते हैं, तो उस कंडीशन में ये आपको एक डीजल कार जितना ही माइलेज क्लेम करके दे सकता है। ऑलरेडी इस इंजन पर मार्केट में कार्स हैं जिनका नाम है, जैसे कि निसान की नोट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में आती है। नोट को इंडिया में भी लाया गया था, टेस्ट ड्राइव के तौर पर इसको यूज़ किया गया था, टेस्ट व्हीकल के तौर पर। लेकिन चूंकि निसान की इंडिया में हालत पहले से ही ख़राब है, इस वजह से निसान मार्केट में ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाई और उनको भी ये वाला इंजन वापस ले जाना पड़ा और ये गाड़ी मार्केट में लॉन्च नहीं हो पाई। अगर ये लॉन्च होती तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मिल सकता था, लेकिन निसान के लिए ऑलरेडी मार्केट में कुछ बचा नहीं है। निसान जैसे तैसे सर्वाइव कर रही है और वो भी मैग्नाइट के भरोसे, नहीं तो निसान को कोई पूछ भी नहीं रहा। लेकिन अब इसी टेक्नोलॉजी को मारुति यूटिलाइज करने वाली है, क्योंकि मारुति ऑलरेडी अपनी कार्स में बहुत अच्छी तरीके से कॉस्ट कटिंग करती है और टोयोटा ये बात जानता है। इसलिए आपने देखा होगा कि टोयोटा की जो बजट सेगमेंट की गाड़ियां हैं वो एक भी नहीं आ रही हैं, वो सिर्फ मारुति की गाड़ियों को रीबैच करके मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी आने वाली कार हैं जो कि आपको मारुति की तरफ से इस टेक्नोलॉजी पर मिलेंगी और आपको लगभग 35 से 40 की एमपीएल का माइलेज मिलने वाला है। तो आपको पता होगा फेसलिफ्ट आने वाला है ब्रेजा का, तो होपफुली उसके अंदर आपको मिल सकती है। फ्रॉन्क्स के साथ डेफिनेटली ये इंजन मार्केट में आने वाला है, ये वाला हाइब्रिड आपको देखने को मिलेगा। बलिनो में भी आपको ये हाइब्रिड देखने को मिलेगा। तो अभी जो प्रीमियम सेगमेंट यानी नेक्सा के अंडर ज़्यादातर गाड़ियाँ बिकती हैं उनको ये टेक्नोलॉजी मिलेगी। मारुति की गाड़ियाँ भी जो लगभग 7-8 लाख 9 लाख के आसपास के रेंज की आती हैं उन गाड़ियों में आपको ये टेक्नोलॉजी मिलेगी, क्योंकि बजट सेगमेंट में इस टेक्नोलॉजी को डालने के बाद ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी तो महंगी होगी। हाँ, माना कि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या माइल्ड हाइब्रिड जितनी महंगी नहीं होगी, लेकिन 50-60 हज़ार रुपये का तो अंतर आने वाला है ही। तो इस वजह से इन गाड़ियों में आपको ये वाला इंजन या ये वाली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। अब ये कब तक एक्सपेक्टेड है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि 2025 के अंदर ही आपको एक आध गाड़ी इस टाइप की देखने को मिल जाए और 2026 तक आपको काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है मारुति की तरफ से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में मिलने वाली हैं। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का मतलब यही है मेरा, सीरीज हाइब्रिड वाला। तो अगर आपको गाड़ी लेनी है और अगर आपका सिटी कम्यूट ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि मारुति ने बोला है कि वो 2030 तक लगभग सिर्फ 25% अपनी इसी टाइप की सीरीज हाइब्रिड कार्स को ही बेचते हुए देखना चाहते हैं इंडिया के अंदर। तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि बहुत जल्दी ही ये गाड़ियाँ मार्केट में आएंगी। और अगर आपको सिर्फ सिटी कम्यूट के लिए गाड़ी चाहिए और आपके पास एक एक्स्ट्रा व्हीकल है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। इन गाड़ियों को आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि अच्छी खासी माइलेज भी मिल जाती है, रेंज एंजाइटी रहेगी नहीं और आपको चार्जिंग के भी टंटे से दूर रहना पड़ेगा। आपको उसके लिए चार्जिंग स्टेशन नहीं लगाना, अर्थिंग का अरेंजमेंट नहीं करना, अलग से आपको पावर कनेक्शन नहीं लेना, पावर अपने घर की ज़्यादा बढ़वाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल एंड ऑल आप जब चाहें तब गाड़ी को स्टार्ट करके चल सकते हैं। ये एक एडवांटेज इस गाड़ी के साथ आपको मिलने वाला है। तो यही थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है कि आपको कौन सी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आगे आने वाले समय में मारुति की तरफ से मिलने वाली है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर सेट कर दें। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।